नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। यूपी में पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। एक एक दंगाई का हिसाब हो रहा है। इसी बीच यूपी के एक मौलाना फुल एक्टिव हो गए हैं। अमन के नाम पर नफरत का काम खुलकर शुरू हो गया है। जयपुर में कल ऑल इंडिया अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हजारों की भीड़ जुटी, लेकिन मंच से जो तकरीरें दी गईं, सुनकर आप हिल जाएंगे। एक मंच पर कांग्रेस का समर्थन करने वाले तौकीर रजा आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नौमानी थे। पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद थे। इस मंच पर बेहद भड़काऊ बयान दिए गए। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। रसूल ए आलम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों को सताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी गई। तौकीर की तकरीर यही नहीं रुकी, देश के प्रधानमंत्री को कलयुग का धृतराष्ट्र तक कह दिया। ये तस्वीरें आपको जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर अमन के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अमन का नाम लेकर इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, लेकिन मंच का इस्तेमाल मुसलमानों को भड़काने के लिए हुआ, उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए हुआ और ऐसे ऐसे बयान दिए गए जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जयपुर में कैसे एंटी मोदी मोर्चा लगाया गया। देखिए, भारी संख्या में भीड़ यहां पर जुटी थी और इस मंच से जहां अमन और शांति का पैगाम देना था, संदेश देना था, उस मंच से नफरती बयान सामने आए। एक समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई। क्या क्या कहा मौलाना तौकीर ने, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आपको मौलाना तौकीर रजा की एक एक बात सुनाएंगे, फिर आप खुद तय कर लीजिए कि नफरत की तकरीर है या नहीं है। हजारों की भीड़ को मंच से उकसाने की कोशिश की गई। तौकीर रजा ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, ये कहा। मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है और कहा कि मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है, इसलिए कि उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिल आजारी किया है। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। तौकीर रजा की एक एक बात उकसाने वाली थी। हद तो तब हो गई जब तौकीर रजा ने देश के प्रधानमंत्री को कलयुग का धृतराष्ट्र कह दिया। मुसलमान भाइयों से भी, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था। लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है। वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए।
हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तौकीर रजा जो कि मंच से संबोधित कर रहे थे, भीड़ आप देख लीजिए कितनी तादाद में भीड़ को बुलाया गया है और इस भीड़ में जो बयानबाजी हो रही थी अमन और चैन के नाम पर, वो नफरत फैलाने वाली थी, वो भड़काने वाली थी। जो तौकीर रजा मंच से कह रहे थे, उनके मुंह से निकला एक एक शब्द भड़काने के लिए काफी था। लेकिन आप देखिए इस जलसे में कितनी सारी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि जो देश में हो रहा है, क्यों ना समझा जाए कि इन मंचों से ही ऐसी बयानबाजी हो रही है जिसकी वजह से देश जल रहा है। और ये सभा बुलाई गई अमन के नाम पर, नफरत का काम खुलकर शुरू हो गया। जयपुर में ऑल इंडिया अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हजारों की भीड़ जुटी और मंच से जो तकरीरें दी गई उसे हमने आपके सामने रखी। तौकीर रजा कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र बता रहे हैं और ये सब जयपुर में बीच शहर बुलाकर लोगों को हो रहा है। एक मंच पर कांग्रेस का समर्थन करने वाले तौकीर रजा भी आए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी भी थे, पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद भी थे। यानी मंच सजाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, पीएफआई ने और कांग्रेस का समर्थन करने वाले तौकीर रजा ने। बेहद भड़काऊ बातें की गई, ऐसी बातें जिसमें से कुछ बातें हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, रसूल आलम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों को सताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। तौकीर रजा यही नहीं रुके, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र तक बता दिया। मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही, यह भी कहा और फिर भी सब्र किया। इसी मंच से तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों को सताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी गई, मस्जिदों की मीनारों पर भगवा लहराया गया, फिर भी सब्र किया। ये सब भड़काऊ बातें आखिर क्यों? जयपुर में बीच शहर क्यों? और जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो इस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है क्या गलत है? हमने कभी जवाब नहीं दिया। सब्र करने वाले हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो बोल रहे हैं वो भड़काने के लिए काफी है। राजस्थान के जयपुर में इस जलसे को बुलाया गया। देखिए आप, भीड़ खचाखच भरा हुआ ये पूरा मैदान आपको नजर आएगा। जहां तलक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और इस भीड़ में मंच से ऐसी बयानबाजी क्या देश के माहौल को खराब करने लायक नहीं है? और सवाल ये भी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो अपने भाषण में, जो बोलते हैं मंच से, उससे कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हुए नजर आते हैं। तौकीर रजा एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोलते रहे। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को सताने का काम किया जा रहा है। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिए उधड़वाने से बेहतर ये है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर, हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए।
कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। तो इंसाफ का बहाना और लोगों को भड़काना, ये तस्वीर जयपुर की किस तरह से सुना आपने तौकीर रजा को गल्फ कंट्री का हवाला दे रहे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि कुवैत में जहां पर जो प्रदर्शन हुए और जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनको मुल्क से बाहर निकालने का आदेश कुवैत की सरकार ने दे दिया है। ये नहीं बता रहे तौकीर रजा, ये नहीं बता रहे कि वहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, और जिन लोगों ने भी प्रदर्शन किया विदेशी मुल्कों में, खासकर अरब मुल्कों में, वहां पर उनके देश में घुसने पर बैन लगा दिया गया। ये नहीं बता रहे तौकीर रजा, लेकिन तौकीर रजा ये जरूर बता रहे हैं कि यहां पर मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। 20 शहर इतनी भीड़ बुलाते हैं और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काते हैं। जयपुर में ऑल इंडिया अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने नफरत वाली बयानबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली और कहा कि हर मस्जिद को खोदने की साजिश हो रही है और राजा खामोश इसलिए है कि वो पर्दे के पीछे से सारी साजिश को अंजाम दे रहा है। और मसला क्या है? मसला यह है कि हर मस्जिद को खोदो, उसके अंदर से शिवलिंग निकले। शर्म आती है वाकई। ये कौन सी सतह है? ये किस सतह पर लोग गिर गए हैं? मैं इनको सांप्रदायिकता नहीं कहता, मैं इसको कम्युनलिज्म नहीं कहता, मैं इसको दिमागी दिवालियापन कहता। ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, ये कोई दिमागी बीमारी है। और अभी किसी ने कहा था कि राजा खामोश है, याद आया? और इस पर ताज्जुब का इजहार किया था। मुझे इस ताज्जुब पर ताज्जुब है। राजा प्लेयर नहीं है, टीम का कोच है, और कोच गोल नहीं मारता, कोच गोल मारने वालों को गोल मारने का तरीका सिखाता है। कोच बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। वो पर्दे के पीछे से कठपुतलियों की नाच नचा रहा है। तो जयपुर के बीच शहर में लोगों को बुलाया गया, उनकी भावनाओं को भड़काया गया, उन्हें उकसाया गया, मुसलमानों को जमा किया गया और उसके बाद उनको वो बताया गया जो वहां पर अपनी प्लानिंग के साथ मौलाना लेकर आए थे। तौकीर रजा की बयान आपने सुना। तौकीर रजा ने देश के प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र कहा। इसके साथ तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री उन लोगों का कोच है जो पर्दे के पीछे से रहकर गोल देख रहा है, वो गोल करता नहीं, गोल कराता है। आखिर सवाल यह है कि ऐसी तकरीरों पर कार्रवाई कब होगी, ऐसी तकरीरों पर एक्शन कब लिया जाएगा? राजस्थान के जयपुर में बीच शहर, ये भीड़ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस मंशा से यह भीड़ बुलाई गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में साजिश हो रही है, खतरनाक इरादे हैं, जान ली जा रही है, मकान दुकानें बुलडोजर से ध्वस्त की जा रही हैं। तो नौमानी साहब का यह बयान आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि नौमानी साहब ने कैसे मंच से भड़काने का काम किया। साजिशें हैं, मज़मूम इरादे हैं, जानें ली जा रही हैं, मकानात दुकानें बुलडोज किए जा रही हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं, जेल भर रहे हैं। अगर ये हालात न होते, अगर कुछ अक्ल के दुश्मनों ने, अगर इंसाफ के दुश्मनों ने इस मुल्क में जुल्म का नंगा नाचना न शुरू किया होता, तो क्या आज करबला का ये मैदान तारीख़ साज करबला के मैदान की याद दिला रहा होता? ये जलसा खाली सियासी जलसा हरगिज़ नहीं है। ये जलसा एक इस्लाही जलसा है, ये जलसा एक तालीमी जलसा है। इस गुस्ताखी और बदबख्त और बदजुबान
लोगों की इस हरकत का जवाब देने का वो ये कि थैंक यू नुपुर शर्मा एंड थैंक यू, तुमने हमें जगा दिया। तो मौलाना सज्जाद नोमानी को आपने सुना किस तरह से लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में मुसलमानों को सताया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ इन्होंने भड़ास निकाली, कहा हर मस्जिद को खोदने की साजिश हो रही है और राजा खामोश है, वो पर्दे के पीछे से सारी साजिश को अंजाम दे रहा है, वो कोच की तरह सारे प्लेयर्स को गोल करता हुआ देख रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। और मसला क्या है? मसला यह है कि हर मस्जिद को खोदो, उसके अंदर से शिवलिंग निकले। शर्म आती है, शर्म आती है वाकई। ये कौन सी सतह है? ये किस सतह पर लोग गिर गए हैं? मैं इनको सांप्रदायिकता नहीं कहता, मैं इसको कम्युनिज्म नहीं कहता, मैं इसको दिमागी दिवालियापन कहता। ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, ये कोई दिमागी बीमारी है। और अभी किसी ने कहा था कि राजा खामोश है, याद आया? और इस पर ताज्जुब का इजहार किया था। मुझे इस ताज्जुब पर ताज्जुब है। राजा प्लेयर नहीं है, टीम का कोच है, और कोच गोल नहीं मारता, कोच गोल मारने वालों को गोल मारने का तरीका सिखाता है। कोच बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। वो पर्दे के पीछे से कठपुतलियों की नाच नचा रहा है। तो देश में मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है, मस्जिदों का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस पर भी हमला बोला गया। आरएसएस का दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, आरएसएस का असली दुश्मन भारत का संविधान है, इस जलसे में कहा गया। ये पूरा मशीनरी आरएसएस इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ लिंचिंग हो रहे हैं, वहां मस्जिदों का इशू हो रहा है, वहां पर अजान का इशू हो रहा है। क्यों ऑल ऑफ अ सडन मुस्लिम कम्युनिटी को इतने सारे इश्यूज में लोग घेर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनके दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है। आरएसएस का दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है। आरएसएस का असल दुश्मन इंडिया का संविधान है। असल उनको प्रॉब्लम संविधान है। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि एक छोटा से गिरोह पूरे मुल्क पर हुकूमत करे, एक छोटे से तबके के पास जात के नाम पर पूरा हुकूमत इनके हाथ में हो। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जरिए एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक दस्तूर आया, और दस्तूर ने एक बात कहा। वो दस्तूर में बात क्या था? इंडिया के सारे नागरिक बराबर। इंडिया के सारे नागरिक बराबर। उस दिन से इस दस्तूर से नफरत करते हैं और आज भी इस दस्तूर से नफरत करते हैं। थोड़ा ड्रामा करेंगे, दिल्ली में बैठे थोड़े इनके लीडर्स थोड़े ड्रामा करेंगे कि इन्हें दस्तूर से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोग ये अच्छे एक्टर्स हैं, इन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। लेकिन जो नीचे इनके कार्यकर्ता हैं, इन्हें एक्टिंग नहीं आती। इसलिए आप देखेंगे इसी बीजेपी के एमएलए एमपीज कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम इस मुल्क का संविधान बदलेंगे, हम इस मुल्क का दस्तूर बदलेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम, आप याद रखिए, उन्हें असल प्रॉब्लम हमारे मुल्क के संविधान से है, असल टारगेट संविधान से है। तो फिर मुसलमानों पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क के संविधान को बचाने में सबसे बड़ा रोल इंडिया के मुसलमानों का है, याद रखिए। इंडिया के अंदर आरएसएस जानता है इंडिया के अंदर आरएसएस जानता है कि अगर कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी ने आरएसएस के साथ आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बीजेपी के साथ आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो वह मुस्लिम कम्युनिटी है। गर्व से कहते हैं हम लोग, आज तक हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए
इतनी बड़ी एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट क्या करेंगे? 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमानों को ना तो कत्ल कर सकते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भी नहीं भेज सकते, तो क्या करेंगे? तो आरएसएस का एजेंडा है इन्हें जिंदा रखो, इन्हें इंडिया में रखो, लेकिन इनके दिल के अंदर खौफ डालो, इनके दिलों के अंदर खौफ डालो, इनके अंदर जो होप है, जो उम्मीद है, उस उम्मीद को मार दो। तो आज आप ये पूरे इंडिया में जो भी इंसिडेंट्स देख रहे हैं, इंसिडेंट्स क्या है? ये इंसिडेंट्स आपके दिलों के अंदर खौफ डालने के लिए, आपके अंदर से उम्मीद खत्म करने के लिए है। लेकिन अभी इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी को डिसाइड करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या हम उनके प्लान को कामयाब होने देंगे? वो चाहते हैं आपके दिलों के अंदर खौफ आ जाए, क्या हम हमारे दिलों के अंदर खौफ आने देंगे? वो चाहते हैं हमारी उम्मीद टूट जाए, क्या हम हमारी उम्मीद टूटेगी? ये जवाब पूरे इंडिया में गूंजना होगा। खौफ। तो जयपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पीएफआई और कांग्रेस के पूर्व समर्थक तौकीर रजा ने मुस्लिम सम्मेलन के नाम पर खुलेआम जहरीली तकरीर की, लेकिन जब इंडिया टीवी ने उनसे सवाल किया तो जवाब भी सुनने लायक था। टेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ताली एक ही हाथ से बजती रहे, यह मुमकिन नहीं है। प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। उसने अपराध किया है और पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या किसी और की सरकार है? मैं आपसे पूछता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से निकाल दिया, इसका मतलब उसको अभियुक्त स्वीकार कर लिया, उसका अपराध मान लिया। तो जब वो अपराधी है तो उस अपराधी को जेल में डालने में कहाँ परेशानी है, कहाँ दिक्कत है? या फिर आप मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी हम किसी भी कीमत पर नहीं सुनना चाहते? तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि हमारे देश को कहीं विदेशों के सामने झुकना ना पड़े। हम अपने देश को विदेशों के सामने झुकने नहीं देना चाहते। और तो बच्चों को भी आप प्रोटेस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं, क्या महिलाओं को ढाल बनाना चाह रहे हैं बच्चों को? नहीं, हम बच्चों और औरतों को ढाल नहीं बनाना चाहते। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हमारी दिल आज़ारी हुई है, हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर दुआ करेंगे। और बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे गोद के बच्चे आ रहे हैं, तो वो लड़ने नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि हिंदू समाज के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, पुलिस के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। अमन के साथ आएंगे और पूरी शांति के साथ अपने घर वापस। सिर्फ 2 घंटे का कार्यक्रम है। जयपुर में आप लोगों की रैली हुई, वहाँ भड़काऊ तकरीरें हुई, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे भाषण नहीं होने चाहिए? जयपुर में कौन सी भड़काऊ तकरीर हुई? मैं नहीं समझता किसी ने भड़काऊ तकरीर की है। सबने अमन की बात की है, अमन का पैगाम दिया है, एकता का संदेश दिया है। और मैं कहता हूँ आपसे, आपने जयपुर का जिक्र किया है तो अभी कल की बात है, जयपुर में कितना बड़ा मजमा था आपने देखा होगा। तो वहाँ सब शांति के साथ कैसे निपट गया, जबकि रात का वक्त था? वहाँ भी हादसा हो सकता था, लेकिन चूंकि वहाँ सरपरस्ती करने वाले बैठे हुए थे, मौजूद थे, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। बरेली में सरपरस्ती करने वाले मौजूद रहेंगे, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। आप जब वो कायद को, कॉल देने वाले को और सरपरस्ती करने वाले को, देश के जो हालात बन रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और देश के लोकतंत्र में एकता और भाईचारे में जो लोग यकीन रखते हैं, उनके लिए इस वक्त बहुत तकलीफ का वक्त है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर मामले में बहुत सूझबूझ से, जिम्मेदारी से फैसले लेते हैं, बड़े बड़े फैसले लिए हैं उन्होंने, लेकिन आज जो हमारा देश इस तकलीफ़ में है, एक अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, इन हालात में हमारे प्रधानमंत्री जी की खामोशी मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे देश को इस वक्त अखर रही है। उनको फ़ौरन कोई ना कोई बयान जारी करना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए।
आप देख रहे हैं कि माहौल कितना तनावपूर्ण है, तो फिर 17 जून यानी जुम्मे के रोज प्रोटेस्ट पर क्यों अड़े हैं आप? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है हमारा। हमें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं करनी। हमने अपने प्रोटेस्ट का तरीक़ा बदला है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब सरकार ने सुनना ही नहीं है तो उनसे किसी किस्म की डिमांड करना, मांग करना कोई मतलब नहीं है। और मुझे ख़ास तौर से टीवी चैनलों से भी थोड़ी सी शिकायत ये है कि 10 तारीख़ का मेरा प्रोग्राम था, आपको याद होगा, मैंने 10 तारीख़ का ऐलान किया था। 10 तारीख़ में पूरे भारत में हुआ, लेकिन मैंने बरेली में नहीं किया, क्योंकि बरेली में आसपास के अज़ला में तमाम उस दिन गंगा दशहरा था, और गंगा दशहरे के मौके पे हिंदू मर्द और औरतें और बच्चे बूढ़े तमाम निकलते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं पूर्णमासी के मौके पर। तो मैंने इसलिए कि आस्था की हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरों की आस्था का भी एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है, तो उनकी आस्था के एहतराम में मैंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया और मैंने ये कहा कि मैं बाद में कर लूँगा, इस वक्त आप कर लो। तो लेकिन मेरे उस मैसेज को किसी टीवी चैनल ने, जो नफ़रतें परोसने का काम करते हैं, जो फ़िरका परस्ती फैलाने का काम करते हैं, किसी ने मेरे उस मैसेज पर तवज्जो नहीं दी। तो 3 जून को कानपुर में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। 10 जून को प्रयागराज, रांची, कोलकाता, सहारनपुर में जो हुआ वो भी देश नहीं भूला है। लेकिन अब तौकीर रज़ा ने कहा है कि वो 17 जून को यानी अगले जुमे को बरेली में प्रदर्शन करेंगे। तो 17 जून को तौकीर रज़ा बरेली में प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन पिछले 2 शुक्रवार की तस्वीर पूरे देश के जहन में है। 3 जून को जो कुछ हुआ आपने देखा, 10 जून को प्रयागराज, रांची, कोलकाता, सहारनपुर में जो कुछ हुआ वो तस्वीरें भी आपने देखी। वो तस्वीरें देश अभी तक नहीं भूला है। अब तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि वो 17 जून को यानी अगले शुक्रवार को एक बार फिर से बरेली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या शुक्रवार को जब बरेली में प्रदर्शन होगा तो तौकीर रज़ा इस बात की गारंटी लेंगे कि वहां शांति के साथ, अमन के साथ ये प्रदर्शन होगा? पिछले 2 शुक्रवार ऐसा होता दिखा नहीं है। मुझे यकीन है कि हिंदू भाई जिस तरह मैंने पिछले जुमे को मदद की, उस तरह अगले जुमे को मेरी मदद की जाएगी। और प्रशासन से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपसे हमारा कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि किसी भी तरह पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, लेकिन पुलिस को जब वर्दी पहने हो पुलिस, तो उसको हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, सिर्फ पुलिस बनकर काम करना चाहिए। प्रयागराज हिंसा में पुलिस की सख्ती के बाद दंगाइयों के मन में खौफ भरने लगा है। कल पुलिस ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर को बुलडोजर से गिरा दिया था। इसके बाद बाकी आरोपी इतने डर गए कि अटाला इलाके में अपना घर छोड़कर फरार हो गए। उनके घरों पर ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज के दंगाइयों में खौफ किस कदर है पुलिस के एक्शन का। जो भी लोग इस हिंसा में संलिप्त पाए गए हैं, पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। अब तक 90 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन कुछ जो इस मामले में संलिप्त थे वो पहले ही अपने घरों पर ताला लगाकर इलाके से फरार हो चुके हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो इलाका छोड़कर चले गए हैं, जिनके दंगे में संलिप्त होने की खबर है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कल जब जावेद पंप के घर पर अवैध निर्माण गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचा था, योगी का बुलडोजर पूरे एक्शन में नजर आ रहा था। और इसी एक्शन का खौफ है कि अब प्रयागराज में जो हिंसा में जो लोग संलिप्त हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, वो वहां से भाग गए हैं, घरों में ताला लगा हुआ है। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा वहां पहुंची तो नजारा हैरान करने वाला था। प्रयागराज में बीते शुक्रवार जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद जिस इलाके में ये हिंसा हुई, अटाला इलाके, उसी में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जहाँ पर ताले लटके हुए हैं। खास तौर पर ये उन लोगों के घर हैं जो कि यहाँ पर किराए पर रहते हैं और जो कई अलग अलग जगह से काम करने के लिए यहाँ प्रयागराज में रह रहे थे। और प्रयागराज के इस अटाला इलाके के जो बाहर के जगह पर रेस्टोरेंट या ढाबे या फिर बिरयानी कॉर्नर्स हैं, वो वहां पर काम करते थे। और उसके बाद जब हिंसा हुई, उसके
उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए। इस घर के बाहर भी हमें इस वक्त ताला लटका हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आगे की तरफ दूसरा घर पे जाए तो यहाँ पर भी ताला लटका हुआ है और यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि सिर्फ किराएदार रहते थे और वो किराएदार अब यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं। दरअसल ये पुलिस का भी डर है क्योंकि इस इलाके में कई ऐसे लोग हैं जिनकी संलिप्तता पाई गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है और 36 लोगों को नामजद किया है और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन जिन लोगों की इस पूरे मामले में संलिप्तता है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, इसके अलावा तमाम वीडियो जो स्पॉट से रिकवर हुए हैं उनके आधार पर पुलिस उनकी पहचान कर रही है और उन सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, प्रयागराज। प्रयागराज हिंसा में अब तक 90 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रेंज के आईजी राकेश सिंह ने कहा कि फोटो के जरिए बाकी आरोपी की तलाश भी की जा रही है। वहीं अटाला इलाके में हालात अब पूरी तरह से सामान्य हैं। प्रयागराज में बीते शुक्रवार जो हिंसा हुई उस पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 90 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया है और बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। और कल प्रशासन ने जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाया और उसमें कई ऐसी चीजें मिली, कई ऐसे वेपन्स मिले जो कि पुलिस ने रिकवर किए हैं वहां से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज रेंज के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह हैं। डॉक्टर राकेश, सबसे पहले तो सर अभी इस वक्त क्या पूरा अपडेट है इस पूरे मामले पर? कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है और जो पूरे सूत्रधार हैं इस पूरे मामले के, उन पर क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, इस प्रकरण में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई थी पहले दिन और बाद में कुछ और दर्ज हुई हैं। इसमें थाना खुल्दाबाद में जो प्रमुख एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें से जो अब तक 92 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें चिन्हित किया जा रहा है उनके फोटोग्राफ से और उनके द्वारा जो वहाँ पर हमारे ICCC के कैमरे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा भी सही लोगों को, जो निर्दोष लोग हैं उनको टच नहीं करना है और जो लोग इसमें उपद्रवी तत्व थे उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है और इसमें आपके सामने है। सर, अभी कैसे हालात हैं अटाला इलाके में? अभी पूरे प्रयागराज में कहें कि अभी हालात सामान्य है या अभी भी स्थिति थोड़ी सी सेंसिटिव बनी हुई है जिस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स ज्यादा संख्या में तैनात है? देखिए, शुक्रवार के दिन भी पूरे शहर में कहीं कोई बात नहीं थी। पूरे शहर में आम जीवन सामान्य था। केवल अटाला के कुछ इलाके में जो कि पहले से वहाँ पर हम लोग तैयारी कर भी रखे थे, वहाँ पर थोड़े लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया, लेकिन पूरे शहर में, पूरे जनपद में कहीं भी किसी तरह का शांति को भंग करने वाली घटना ही नहीं हुई। नॉर्मल लाइफ थी, लोगों को पता भी नहीं चला कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा जो है उस स्थिति बनी हुई है। अब उस इलाके में भी बिल्कुल जनजीवन सामान्य है और किसी तरह की कोई भावना, किसी तरह की कोई डर या सुरक्षा भावना नहीं है। एहतियातन पुलिस बल लगा हुआ है, सावधानी बरती जा रही है, स्थिति बिल्कुल ठीक नॉर्मल है। सर, कई लोग ये कह रहे हैं, जो इलाके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाहर से कुछ लोग आए थे जो हिंसा कर रहे थे। क्या कुछ बाहर के लोगों का इसमें रोल सामने आया है या फिर कुछ स्थानीय लोग ही हैं? क्योंकि कई, हम इस इलाके में भी गए, हमने कुछ घरों को भी देखा, कई घरों पर ताले लटके हुए हैं। जो किराएदार बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे थे वो यहाँ से चले गए हैं। तो बाहर के लोगों की संलिप्तता है या फिर वहाँ के स्थानीय लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है? देखिए, इसमें जो इसलिए तो जो फुटेज हैं, जो कि फोटोग्राफ्स हैं, एक्शंस हैं, तमाम सारे वीडियोज आए हैं, बहुत सारे फोटोज आए हैं, इसके आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। इसमें तो उससे पता चल जाएगा वो बाहर के हैं, यहाँ के हैं। जब लोग पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जा भी रहे हैं तो इससे पता चलेगा। तो इसमें ये कह नहीं सकते बाहर के लोग थे या स्थानीय थे, लेकिन दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसको आगे कुछ दिन पता चल जाएगा और इसमें कार्रवाई इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के दौरान भड़की हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अब इलाके में रोड को खोल दिया गया है। इलाके में फिलहाल कैसे हालात हैं, बता रही हैं इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा। प्रयागराज के अटाला इलाके में जहां शुक्रवार को हिंसा हुई थी उस जगह पर अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पुलिस ने 3 दिन से इस रास्ते को बंद करके रखा था, बैरिकेडिंग की गई थी क्योंकि इस इलाके में हिंसा हुई थी और दोबारा किसी तरह का माहौल खराब ना हो, इसी के लिए एहतियात के तौर पर इस रास्ते को बंद रखा गया था, पूरी तरह बैरिकेड किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। अब इस रास्ते को भी खोल दिया गया है, यानी कि वाहनों की आवाजाही अब यहां से हो पा रही है। लेकिन अभी
भी दुकानें इस इलाके में बंद हैं। अभी भी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर है, क्योंकि पुलिस अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई शख्स इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल पिछले 3 दिन से हालात लगातार यहाँ पर सामान्य बने हुए हैं। हालांकि जब शुक्रवार को यहाँ पर हिंसा हुई थी उसके बाद यानी कि शनिवार को हालात यहाँ पर कुछ तनावपूर्ण थे। पुलिस लगातार गश्त कर रही थी, फ्लैग मार्च पूरे इलाके में किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन अभी भी पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचकर इस पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं लगातार, और पूरे इलाके पर अभी भी नजर बनाए हुए हैं ताकि यहाँ पर अगर कोई भी शख्स किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। वहीं इस हिंसा से जुड़े हुए पुलिस ने अब तक 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जावेद मोहम्मद इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, जिसके घर पर बुलडोजर चला था। और प्रशासन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अटाला इलाके में जहां जहां अवैध निर्माण है वहां पर भी बुलडोजर चल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन की ऐसी कोई भी अभी प्लान नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। वहीं इस इलाके की आपको दोबारा से तस्वीर दिखाते हैं कि इस पूरे इलाके में वाहनों की आवाजाही जहां शुरू हो गई है, वहीं अभी धीरे धीरे कुछ दुकानें अंदरूनी इलाके में खुलनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बाहर के इलाके में तमाम रेस्टोरेंट और बिरयानी ये सब की दुकानें अभी भी बंद हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अब हालात जैसे सामान्य हो जाएंगे तो ये सब दुकानें भी अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ कौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, प्रयागराज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।